अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अच्छा जी, ये वो वक्त होता है ना जब आपके बहुत सारे जानने वाले लोग, दोस्त, रिश्तेदार हज की सआदत हासिल करने के लिए पहुंचे होते हैं और आप आई एम श्योर बहुत से राब्ते में होंगे। अगर किसी की सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं तो उनके नीचे कमेंट ज़रूर करते हैं कि दुआओं में याद रखें, और आज का दिन बड़ा अहम है ये दुआएं करने के लिए। That is so true। और आपको पता है कि दिस इज रीसेंट ईयर्स में जितनी मैक्सिमम लोग हज के लिए जा सकते हैं वो इस साल हैं, और फिगर है ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन पीपल। अंदाज़ा करें। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वसाइल के साथ साथ लोगों को सहूलत देने के लिए इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं, इसलिए पहले से ज़्यादा कैपेसिटी भी हो गई है और लोगों को मैनेज भी किया जा सकता है। सो हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा और लाखों आज़मीन उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के हल के लिए दुआगो हैं, और सैकड़ों और हज़ारों पाकिस्तानी भी इसी दुआ में हैं कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान के मामलात किसी तरह बेहतर बना दे। अब मुझे लगता है कि अल्लाह ताला से वैसे खुल कर मांगना चाहिए, तो हमें खुल कर ये मांगना चाहिए कि अब पाकिस्तान के मामलात हल हो जाएं और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मसले जो हैं वो एक ऑलमोस्ट होता है ना जी, एक मसला हल हो तो फिर दूसरे की तरफ जाएं, ये सारे मसले एकदम से कंपाउंड हुए हुए हैं। सो यू आर वेरी राइट कि ये एक बड़ी मेजर दुआ है जो होनी चाहिए। हाँ जी, कल से बाकायदा मनासिक हज का आगाज़ हुआ जब दुनिया भर से आया आज़मीन खैमों के शहर मिना पहुँचे। रात वहीं क़याम के बाद आज नमाज फ़ज्र अदा की और हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात जा रहे हैं। यहाँ खुतबा हज सुनेंगे और दुआ में शरीक होंगे। हुक्काम के मुताबिक आज़मीन हज में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। सो ये 1.5 लाख पाकिस्तानी और लाखों मुसलमान जो इस वक्त मौजूद हैं सरज़मीन पाक पर और इस सआदत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या ये सआदत हासिल कर रहे हैं, तमाम लोग दुआगो हैं। इसलिए हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, प्लीज़ अपने साथ साथ इस मुल्क प्यारे पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिए। अच्छा, ये सारे जब ये विजुअल्स देखते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए दिल चाहता है बस खामोश हो जाएं, और ऑलमोस्ट देखने से यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ इट। हमारे एक कॉलीग हैं वो भी उधर हैं, और शकील फरमान अली वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा सेंस भी चाहते हैं और थोड़ी सी एक आज के दिन में और आजकल के दिनों में दिल चाहता है कि बस सारे उधर ही पहुँचे हों और यही बातें हों। तो शकील बताइएगा, बहुत सी बातें वैसे तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन बताएं कि आज हज का रुकन आज़म अदा किया जा रहा है और आज़मीन की मसरूफियात क्या रहेंगी, पहले तो ये बता दें। और क्या पाकिस्तानी आज़मीन हुकूमत पाकिस्तान के इंतज़ामात से मुतमईन है सारे? जी, मैदान अराफात में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। लाखों आज़मीन हज मैदान अराफात पहुंच चुके हैं और आज भी जो है बसों, छोटी गाड़ियों और ट्रेन के ज़रिए जो है आज़मीन हज वो अराफात पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मस्जिद निमरा के बाहर के मनाजिर हैं। यहाँ पे लाखों की तादाद में आज़मीन हज यहाँ पे पहुँचे हुए। इंतज़ार किया जा रहा है कि इस यहाँ मस्जिद निमरा में खुतबा हज जो है दिया जाएगा, उसको ये सुनेंगे, उसके बाद जो है ज़ोहर और असर की नमाज यहाँ पे अदा करेंगे। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है आज़मीन हज मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आज जो है वज़ारत सेहत, सऊदी वज़ारत सेहत ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाएगा और यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए ख़ुदकार जो है छतरियाँ जो है नस्ब की गई हैं, जिनके ज़रिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसी तरह जो है यहाँ पे ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है और सऊदी वज़ारत सेहत ने हुज्जाज कराम को कहा है कि वो छतरियों का इस्तेमाल करें। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आज़मीन हज भी यहाँ पे आए हैं और उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना ये है कि सऊदी हुकूमत और जो है पाकिस्तानी हुकूमत ने हज के बेहतरीन इंतज़ाम किए और उनको किसी किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान से जो आज़मीन हज आए तो वो हमें खुश दिखाई दिए हैं। आज जो है आज़मीन हज जो है ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे।
शकील फरमान अली, आपको भी हज मुबारक हो और तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान से जो लोग 1.5 लाख आज़मीन हज गए हुए हैं, अल्लाह ताला आपका सफ़र, आपके सफ़र की अगली मंजिलें आसान करे और आप लोग खैरियत से अपने घरों को वापस लौटें और फिर यहाँ पर ज़बरदस्त दावतों का एहतमाम करें। हाँ, बेसिकली आपने कहना ये था। हालांकि दावत उनके लिए की जाती है जो हज करके आते हैं ना, तो उनके लिए की जाती है। और वैसे या तो आप उनकी दावत कर लें या एक ही दफ़ा वो दावत कर लेते हैं तो सब उसमें आके मिल लेते हैं। अगर आप आके एक ही दफ़ा दावत कर लें तो हम सारे आ जाएंगे और एक ही दफ़ा सारे लोग इकट्ठे आके मिल लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है फिर हाजियों से मिलने तो जाना होता है ना, वंस दे आर बैक। बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। अच्छा जी, इस बारे में हम आपको अपडेटेड रखेंगे और जियो न्यूज़ पे भी आपको खुतबा हज और इससे मुताल्लिक तफसील मालूम होती रहेगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कल का दिन बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है, सपहर बड़ी हैपनिंग दिन भी गुजरा। कल सपहर एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान पाक फौज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि सानिया 9 मई की तफ्तीश के लिए ख़ुद एहतसाबी यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम के तहत पाक फ़ौज के अंदर मेजर जनरल लेवल के अफसरान ने क्या कहेंगे 2 अलग इंक्वायरीज़ जो हैं वो कंडक्ट की हैं, जिसके नतीजे में सख्त एक्शन लिए गए हैं। अब उनका एग्जैक्ट क्या कहना था ये देखिए। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। आपको इन सज़ाओं से ये अंदाज़ा होगा कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बग़ैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं ये भी बताता चलूँ कि फ़ौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी कई महीने से चल रही थी। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हविस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। 9 मई के वाक़यात का मकसद फौजी तनसीबात पर हमला करके फ़ौज को रद्द अमल पर उकसाना था और फौरी रद्द अमल ना देकर फ़ौज ने घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। वाज़ेह किया गया है कि एक नाकाम साजिश का ये मतलब नहीं कि बलवाइयों को माफ़ कर दिया जाएगा। कि एक सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मनसूबा साजों को पहचानें और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। अच्छा, इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। मंसूबा साजों, सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अब कोई शुबा नहीं रहता कि पाक फ़ौज ये चाहती है कि 9 मई वाक़यात पर गैर मुबहिम रद्द अमल के ज़रिए ऑब्वियसली यकीनी बनाया जाए कि दोबारा ऐसा कुछ करने की किसी की जुर्रत ना हो। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं। कल भी सारा दिन तज्ज़ियों तबसरों का सिलसिला जारी रहा। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
ख्वाजा साहब, सवालात तो बहुत से हैं, शुरू यहीं से कर लेते हैं। कल DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है कि 9 मई के वाक़यात पर पाक फ़ौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया है। टॉप अफसरान तक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ये सवाल भी उठा है कि इन वाक़यात के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, और ये सवाल सर्टनली आपकी हुकूमत और आपकी वजारत दाखिला से है। तो सर बता सकेंगे कुछ कि मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, क्यों नहीं हो रही अब तक? मैं समझता हूँ कि अब जबकि फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने वो अपने अफसरों के खिलाफ, अफसरों के जो अजीज़ हैं उनके खिलाफ जो ईसाई तबाही में उससे मसरूफ़ थे, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है, तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हुकूमत जो है ना वो एहतसाब का अमल जो है वो उस परपेट्रेटर्स जो थे उस दिन जो है, जिन लोगों ने वो सारी तबाही मचाई है, जिन लोगों ने उकसाया लोगों को लेके वहाँ पे पहुँचे मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें फैसलाबाद है, यावाली है, लाहौर है, रावलपिंडी है, चकदरा है, मरदान है, ये सारे जो इलाके जहाँ पे हमला हुआ आर्मी की तनसीबात के ऊपर और शोधा के जो यादगारें हैं उनके ऊपर, तो ये डेफिनेटली इसमें जो लोग कानून की जद में आए, जो हाज़िर सर्विस लोग थे या हाज़िर सर्विस के जो अजीज़ों का अकारब जो है जिस तरह बताया गया है, तो वो स्विफ्टली जो है ना उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की है, जो बाइस तहसीन है। लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट जो है या सिविलियन सिस्टम को इसमें बहुत सी रुकावटें हैं। अदालतों में जो है मुख्तलिफ जगहों पे चैलेंज किया गया हुआ है इस कानून को, और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है कि इन लोगों के ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। मैं समझता हूँ एक जो मेरी असेसमेंट है कि ये भी एक चीज़ जो है रुकावट बनी हुई है कि कानून को हरकत में लाने के लिए जो रुकावटें हमें अबूर करनी पड़ रही हैं उसकी वजह से ये डिले हो रहा है, लेकिन ये अबूर हो जाएगी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व जो लोग हैं और ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो इसमें ये बहस दोबारा शुरू हो सकती है कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत इस सिलसिले में पहले भी ऑब्वियसली बात कर चुकी है, लेकिन फिर मामला जो था वो दब गया था। अगर दोबारा ये सवाल उठता है तो आपका जवाब क्या होगा? क्या पाबंदी लगाएंगे? कि ये पाबंदी जो है लगाने की ऑप्शन हर वक्त जो है मौजूद है और इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, लेकिन पाबंदी के साथ साथ जो वो तो एक पार्टी है जिसका नाम PTI है, वो एक सियासी पार्टी है, लेकिन सियासी पार्टी जो है वो लोगों पे, लीडरों पे, सियासी कारकुनों पे मुश्तमिल होती है। जिन लोगों ने ये जो परपेट्रेटर्स हैं 9 मई के, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक कानून जो है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी फोर्स के साथ जो है इनके खिलाफ जो है ऑपरेट नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि अकेला पार्टी पे बैन लगाना जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। सब DG ISPR ने बड़े वाज़ेह किया कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ इसके बीज पहले से बोए जा रहे थे और ये सब सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा था। एक बार फिर यही सवाल उठता है, और क्या ये आपकी डोमेन में भी है? क्या हुकूमत समझती है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा या करना चाहिए, और अगर करना है तो ये बड़ा मुश्किल टास्क हो सकता है? करना चाहिए। सोशल मीडिया जो है यूरोप में भी रेगुलेट हो रहा है, सोशल मीडिया चाइना में रेगुलेट हो रहा है, सोशल मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स में रेगुलेट हो रहा है। तमाम जगह जो है ना सोशल मीडिया के कोई आदाब हैं, कोई रेगुलेटरी उनका कोई फ्रेमवर्क है, मॉनिटर किया जाता है। हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर जो है बगावत के ऊपर जो है लोगों को उकसाया जाता है, स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत जो है वो बर्पा की गई जो 9 मई को, सारी सोशल मीडिया में जो है उसका सारा खाका या उसका स्क्रिप्ट जो है ना वो तैयार किया गया है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ हैं, एक और इशू पर भी आपसे आपकी राय चाहिए, क्योंकि आपके इलाके के बहुत लोग जो हैं इस मामले में मुतासिर हुए हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद एक बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ, कार्रवाई भी हो रही है।
हमारा सवाल ये है कि क्या ये सब पहले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लोगों का जान से जाना जरूरी होता है वैसे। बिल्कुल, लोगों की जान बच जाती है और ये ह्यूमन स्मगलिंग तो बहुत अरसे से चल रही है। मेरा ख्याल है जब तक स्टेट जो है विद फुल फोर्स जो है इस कारोबार के ऊपर जो है हमला नहीं करेगी, इस कारोबार को बंद नहीं करेगी, ये कारोबार जारी रहेगा, क्योंकि ये इतना ल्यूक्रेटिव है और इसमें इतनी अट्रैक्शन है कि लोग जो है वो हर रिस्क लेके फिर भी करने को तैयार है। जिस तरह ड्रग का है कि सऊदी अरेबिया में जो है उसकी सजा जो है वो सरकलम किया जाता है, लेकिन आज भी लोग ड्रग्स वहाँ पे लेके जाते हैं। इस तरह दूसरे मुल्कों में भी ड्रग्स लेके जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इफेक्टिव जो अदारे जो इससे मुंसलिक हैं इसको कंट्रोल करने पे, उनको इफेक्टिवली जो है ऑपरेट करना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत नहीं अगर करेगी तो मैं समझता हूँ हुकूमत जो है तो वो अपने फ़राइज़ से उदाबरा नहीं होगी। अच्छा, लास्टली ख्वाजा साहब ये बताइएगा, अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन के साल में मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा कि किसी मूड में के आ जाएं। तो क्या ताख़ीर है सर, बता दीजिए, और कौन सी राहें हैं जो आपने हमवार करनी है कि मियाँ साहब इस सरजमीन पर वापस कदम रख सकें? जी, इलेक्शन ज़रूर इंशाल्लाह ताला होंगे, शेड्यूल पे होंगे इलेक्शन जो है, मुझे कोई उसमें रुकावट नज़र नहीं आ रही, लेकिन मियाँ साहब का आना जो है वो कुछ चीज़ों का जो है ना के साथ मशबूत है। जो उनके साथ एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है, उनको कैद हुई है। पनामा पेपर्स में 400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम थे, उनका नाम भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन पर केस चलाया गया। और फिर यह है कि केस जो है अल्टीमेटली जो है बच्चे से, अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो आप हिसाब लगा लें कि उस शख्स के खिलाफ जिसके खिलाफ चार्ज ही कोई ना हुआ, एक फ्रिवलस सा चार्ज जो है बना के उसको 10 साल के लिए कैद और साथ ताहयात जो है उसको नायल कर दिया पब्लिक ऑफिस करने से। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का पहले जो है सद्देबाब होना चाहिए। ऑलराइट जी, थैंक यू। लेट्स सी, और वो ओवरटर्न हो ही गई है, और बाकी जो सजा है वो 10 साल वाली, उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो आप राह हमवार पूछ हो ही जाएगी अल्टीमेटली, ये राह हमवार भी। इट्स गेटिंग देयर, इट इज गेटिंग देयर, एब्सोल्युटली, व्हाटएवर यू माइट थिंक। अच्छा, ब्रेक लें या कुछ और बातें करें? मैं तो कह रहा था कि वो जानवर नहीं दिखाए, मतलब अब तो उरूज पे है ये मामला, तो बात ही होनी चाहिए, और तो कोई छोड़ दे, सब कुछ है हमारे पास। कोई वीडियो कुछ, बाय द वे आप तस्वीरें लाए जो आपने मेरे लिए भी लिया है या नहीं? नहीं, वो जरा रिस्की हो सकता है क्योंकि मैं, यू माइट चेंज योर माइंड अबाउट इट। नहीं, इट इज क्वाइट अ स्मॉल एनिमल। Why did you get me a small animal and what about the ones that you? अच्छा, सारे small हैं। देखिए, मतलब अब हम नहीं कर सकते ना, जो मतलब It is quite a small animal, by the way. देखिए, ये एक आप पे फ़र्ज है और ये करना है तो करना होता है। मतलब उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि साइज़ भी ये होना है और सब कुछ, मतलब जो आपकी अपनी हैसियत हो उसके हिसाब से उसके हिसाब से करना चाहिए। तो हमने भी वैसे ही लिए कर लिया फिर क्या? हाँ, अच्छा, अदनान मुज्तबा हमें बताएंगे कि मुजफ्फरगढ़ में लोग किस तरह के जानवर खरीद रहे हैं। ओके जी, मुजफ्फरगढ़ में मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई है। शहर में पहली दफ़ा शहर के अंदर मवेशी मंडी कायम की गई है। बड़े छोटे जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में शहरी भी आ रहे हैं, जानवर देखते हैं, देखने के बाद रेट पूछते हैं, जानवर चेक करते हैं, उसके बाद वापस रवाना हो रहे हैं। वजह यह है कि शहरियों को इस दफ़ा ये खदशा है कि यहाँ पर महंगे दामों जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, ये यहाँ पर एक जानवर का सौदा करने की कोशिश करें। इनसे जानते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस दफ़ा जो जानवर है वो क्यों नहीं खरीद सक रही। इस दफ़ा जानवरों के रेट डबल हुए हैं जी, कुव्वत खरीद से बाहर है। फिर जो जानवर आपको पहले 40 से 50 हज़ार में अच्छा जानवर मिल जाता था, उसकी कीमत 80 हज़ार है। सब में जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो व्यापारी भी परेशान नज़र आता है। व्यापारियों का कहना है कि जानवर क्यों ना महंगा हो, जब महंगा चारा उन्हें मुयसर है, जब महंगे जानवर उन्हें ख़रीदने पड़ते हैं तो वो आगे कैसे सस्ते फ़रोख्त कर सकते हैं। महंगाई की सूरत हाल है वो इस वक्त आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है। आम आदमी की कुव्वत खरीद से मैं आपको दिखा रहा था। जो तस्वीरें अभी हमने देखी है ना, तो वो फिर हम पहले सोच रहे थे आपको दिखाएं कि हमने क्या जानवर लिया, फिर हमने सोचा बेबी नहीं है, वो बस साइज छोटा है उसका, उसके दांत बट वो आर यू श्योर दे आर लाइक
they are grown up, they're but grown they're up, they're small not in babies size. because नहीं, मुझे no, ऐसा लग रहा है they are babies. No, they're not babies. They are not babies. बस आप assume कर लेना, हम नहीं दिखा सकते. देखिए कभी कोई कद भी बड़ा होता है, लोगों का छोटा भी होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हमारे वाले छोटे रह गए, हमारे वाले छोटे से रह गए हैं, लेकिन बेबीज नहीं है. ओके, उनकी हो सकती है कुर्बानी. Are we sure about it? हाँ, अच्छा, एक दफा हम ब्रेक ले रहे हैं, एक दफा दोबारा देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि आपसे शेयर करना है कि नहीं. अच्छा जी, यूनान के समुंदर में कश्ती उलटने के वाक़े को अब आपको पता है कि 10 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और बहुत से लोगों के लिए ये एक अफसोसनाक वाक़या है, सानिया है, लेकिन ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के लिए जिन्हें अपने प्यारों का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है. और ईद सर पे और ऐसे मौक़ों पर और ज़्यादा इंसान जो गम होता है ना, उसकी शिद्दत भी ज़्यादा हो जाती है जब खुशी का कोई त्यौहार होता है. कश्ती उलटने के बाद पाकिस्तान में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन भी शुरू हुआ जो अब तक जारी है सॉर्ट ऑफ. FIA के मुताबिक कराची से पेशावर तक दर्जनों ऐसे एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को भिजवाते रहे हैं. इस कश्ती में सवार 750 अफराद में से अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी. दर्जनों बचा लिए गए, लेकिन अब भी लापता होने वालों की तादाद 200 से ज़ायद बताई जा रही है. इनके ख़ानदान मुंतज़र हैं कि उन्हें अपने प्यारों की अच्छी या बुरी खबर, कोई खबर तो मिले. ऐसे में एक उम्मीद की किरण भी जाग जाती है ना कि हो सकता है वो बच गए हों, स्लिप हो गए हों, कभी रब्ता कर लें. मतलब अच्छा, it must be a very difficult situation. अच्छा, इस हादसे में गुजरात के इलाके दीदड़ के भी 3 दोस्त अली मुर्तज़ा, उस्मान और जीशान लापता है. और अली मुर्तज़ा माँ बाप का अकलौता बेटा. मैं जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ ना तो वैसे ही बहुत एक बड़ा खौफज़दा भी इंसान हो जाता है कि कैसे ये फैसले लिए जाते हैं. 3 बच्चों का बाप, तो 3 बच्चों का बाप भी है और उस्मान और जीशान के वालिदैन भी बूढ़े हो चुके हैं और इनकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है और ये हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज अहमद रासिक. यूनान कश्ती के लापता नौजवानों में देदर गांव के 3 नौजवान भी मौजूद हैं. यहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं उनके गांव में देदर में चौधरी अख्तर साहब के पास. इनका बेटा उस्मान है और हम इनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये इस कश्ती में कैसे इनको सवार किया और क्या क्या मुश्किलात पेश आई है. बच्चों ने बाहर अपनी प्रोग्राम बनाया, सलाह बनाई है कि असी लाजमी जाना है. मैं तो उन्होंने रोकता रहा, लेकिन बार बार रोकने के बावजूद उन्हें माल डंगर तो जिमीदार बंद साढ़े को ऑलरेडी है सी. उन्हें कुछ 5-6 मतलब डंगर वेचे ने घरों माँ को बीवी को जेवर शेवर लैके वेच के तो मुंडिया ने नाल मतलब चला गया. मनु तो जाके उन्हें कराची मतलब कॉल की है वैसे जा रहे हैं. अबू रब्ता करता रहा हर हफ्ते, तकरीबन हफ्ते 2 बारी 3 बारी कॉल करता रहा. ठीक है, लेकिन वो मुश्किलात भी बड़ियाँ दसियाँ ने उन्हें. 2-2, 3-3 दिन सानू मतलब पीने वाला पानी भी नहीं मिल रहा, सानू खाना नहीं मिल रहा. लेकिन मैं तो बार बार यही कहता रहा पुत्र किसी तरीके जिस तरह कि जिन्होंने नाल किया उन्होंने कहो तो उन्होंने वापस भेज दें. जोड़े पैसे उन्हें लैने ने लै लैन या रखने ने रख लैन, लेकिन तुम वापस आ जाओ. लेकिन उन्हें कहा असी हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि सानू वापस वो भेजते नहीं आए. जैसा कि इन्होंने बताया कि उनके बेटे के जो है वो 2 बच्चे हैं और मना करने के बावजूद उसने अपने मवेशी और जेवर बेच के वो यहाँ से चला गया. ज़ीशान और उस्मान दोनों दोस्त थे. मैं समझता हूँ कि इनका भी मुतालबा ये है कि लापता अफराद जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको फौरी तौर पर उनके बारे में बताया जाए कि वो उनकी किस हालत में है. इसमें क्या अच्छा, इस सारी मुझे कहानी का तो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता. नहीं, और ख़ास तौर पे जो अली मुर्तज़ा के वालिद से जो बात हो रही है उनके पास मतलब वो अच्छे वेल सेटल थे, पैसे भी थे उनके पास, फिर क्यों जा रहे थे? मतलब ये बहुत सवाल जो है ऐसे उठते हैं. और जिस तरह उसके वालिद बता रहे थे कि हमने काफ़ी रोका भी लेकिन उन्होंने वालिदैन तो मना करते ही हैं, आपको पता ही है. लेकिन ये जो भूत सवार होता है ना एट टाइम्स लोगों को, अच्छा ठीक है, अच्छे से अच्छे की ख्वाहिश हर इंसान में होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो प्रोज एंड कॉन्स, वो फ़वाइद और नुकसानात का मवाजना भी कर लेना चाहिए, उनका कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए कि हम यहाँ अभी अपनी छत के तले बैठे हैं, हमारी अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन भी है जहाँ से हमें अनाज भी आ जाता है, हमारी भैंसें भी हैं जहाँ से दूध भी आ जाता है, हमारे बच्चे स्कूल भी जा ही रहे हैं, अपनों के बीच हैं. मतलब एक पुरतायुश ज़िंदगी की ख्वाहिश में अगर किसी और का कोई लाइफस्टाइल देख लिया है कि उसने 2 गाड़ियाँ भी ख़रीद ली और एक बड़ा सा पक्का घर भी बना लिया है फ्रेंच स्टाइल का गांव के अंदर, तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप सबको वही हासिल हो सके उसी रास्ते से. अब्दुल्ला, कुछ आर्टिकल्स भी मैं पढ़ रही थी अखबारों में, बहुत से हमारे जो ज़रा थिंकिंग माइंड्स हैं वो आजकल लिख रहे हैं कि व्हाट कंपेल्स द पीपल,
कि वो क्यों इतनी रिस्की जर्नीज़ लेके बाहर क्यों जाना चाहते हैं। कुछ तो रिडिकुलस किस्म के आइडियाज़ थे कि क्यों, क्या उनको बाहर नज़र आ रहा है, वो क्यों जाना चाह रहे हैं। लेकिन सम ऑफ कोर्स मे बी मेक सेंस एज वेल कि क्योंकि वो सुन चुके होते हैं, उनके बहुत से साथी जो हैं वो बाहर जाके सेटल होके रह भी रहे होते हैं, वापस पैसे भी भेज रहे होते हैं। सो इट्स अ वेरी हिट एंड मिस थिंग कि क्यों ये सारे जा रहे हैं। लेकिन हमेशा हमें यही देखना चाहिए कि दूर के ढोल सुहाने, जिस तरह कहते हैं ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ज़रूरी नहीं है इस तरह। और बहुत से ऐसे भी वाक़यों पे अगर तवज्जो दी जाए जहाँ दे डिड नॉट मेक इट, या फिर कोई बाहर पहुँच के भी कि उनके हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुए, तो उनको भी देखें ना। वही वाली बात होगी कि बैलेंस आउट करने वाली बात है। Absolutely. Don't think कि पहुँच गए तो सब कुछ बेहतरीन हो गया। और पता है क्या, ये जो दिखावे का कल्चर है ना, ये भी पाकिस्तान के बहुत से खित्तों में दूसरे खित्तों की निस्बत ज़रा ज़्यादा है। मतलब अगर पैसे आ ही गए हैं और अल्लाह मियाँ आपको और दे, आपके माल में बरकत दे, तो आपने, हालांकि आप रहते नहीं हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपने 2 गाड़ियां जो हैं वो खड़ी करनी है वहाँ पे, बड़ी बड़ी, जस्ट टू शो द बरादरी, जस्ट टू शो द पीपल अराउंड योर मोहल्ला कि हाँ अब हम अमीर हो गए हैं। या आपने बड़े बड़े वो वाइट पिलरों वाला घर खड़ा करना है वहाँ पे। आपको समझ गए ना मतलब किस तरह की वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, महल बना देते हैं। मतलब आपको नजर आ रहा होता है कि एक पिंड में एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा है जिसमें 2-4 बूढ़े लोग, बुजुर्ग रह रहे होंगे, बाकी वो लोग सारे, दिस इज ओनली टू शो ऑफ। बाय द वे, ये शो ऑफ कल्चर भी हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा है। अगर खित्ते में भी देखें तो हम ज़रा ज़्यादा शो ऑफ्स भी हैं। सो ज़रा अपने आप को टेम करना चाहिए हम सबको। हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि हमारा मज़हब, हमारा दीन ये कहता है, लेकिन हमारा दीन ये भी कहता है कि इस तरह नमूदो नुमाइश नहीं करनी चाहिए और इंसान को एक बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा, वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर, क्योंकि ये वो बात है फिर खुद भी बड़ा बंदा इंसान डिप्रेस हो जाता है। और डिप्रेशन की और भी बड़ी चीज़ें तो आए, दूसरी पे चलते हैं। जैसे कि हमारा एक लाहौर का अंडरपास है जो दिखाया जा रहा है। आपको पता है कल परसों तरसों से लाहौर में कोई शदीद किस्म की बारिश हो रही है और लाहौर में इस तरह पानी खड़े हुए ऑल्दो हो जाता होता है, लेकिन अंडरपास, स्विमिंग पूल्स बन जाएं, ये बड़ी कराची की चीज़ है। प्लीज़ डोंट टेक इट अवे फ्रॉम अस। लेकिन अपेरेंटली अब्दुल्ला लाहौर में भी हुआ है। अच्छा, ये पंजाब की गुज़श्ता हुकूमत ने इसको बड़ी जल्दी में तकमील किया था, 5 महीने में मुकम्मल किया था। और आप देख लीजिए, वैसे तो लाहौर की डेवलपमेंट में ऑब्वियसली कहने दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन थी वो आपके सामने है। और ये अंडरपास बनाया गया जल्दी जल्दी में, फिर आगे सैकड़ों हज़ारों दरख्त काटे गए एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलप करने के लिए। उसके भी सैटेलाइट इमेजेस देख के लिटरली दिल हौल रहा था कि क्या करके गए हैं इस मुल्क के साथ। अच्छा, पता है क्या, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज़ आया था ना दिल्ली में कब्जा करने के लिए और उसके बाद सारा कुछ लूट के ले गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूबे, उनकी हरकतें बिल्कुल ऐसी थी लाहौर के साथ और पंजाब के साथ कि बस अंग्रेज आ गया दिल्ली के ऊपर और अब तो ये मौका हाथ में आया है, अब कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना। हम ये भी कहेंगे कि बारिश भी कोई ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है, कोई छोटी मोटी बारिश नहीं थी। क्योंकि अब आप मीनार पाकिस्तान वाला पार्क भी देख लें, ग्रेटर पार्क जो है, तो लिहाजा पानी तो हर जगह खड़ा हुआ, लेकिन अंडरपासेस आर नॉट नोन टू डू दैट। लाहौर में, बाय द वे, इफ यू नॉट बीन टू लाहौर, बहुत अंडरपासेस हैं। मतलब एक नहीं है, सैकड़ों अंडरपासेस हैं और कभी इस तरह नहीं होता कि पानी खड़ा हो जाए और फिर खड़ा रहे। एनीवे, आज के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाना चाहेंगे। पानी निकाल लिया गया, उसके बाद निकाल दिया गया है वहाँ से, और ताकि आप ज़रा देख लें कि बड़ी जल्दी क्लियरेंस भी हो गई है। और बट दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। माना कि आप 5 महीने में बनाएं, 5 सालों में या 5 दिन में बनाएं तो ठीक ना चीज़। उम्मे फरवा ज़रा हमें बता रही हैं और सब ने ही काम किया, वासा ने, CBD ने, सब तमाम टीमें जो इसमें थीं बड़ी मुतहर्रिक थी, तो ये क्लियर भी हो गया। उम्मे फरवा हमें बताएंगी। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 290 मिलीमीटर बारिश हुई और एक ही टाइम पर 3 स्पेल बारिशों के आए, जिसके बाद से लाहौर जो है वो डूब गया था। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि लाहौर जो डूबा हुआ था कल, अब मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका है। लाहौर के बेशतर इलाके अंडरपास से शाहराहें साफ़ हो चुकी हैं। मामूलात ज़िंदगी जो है वो रूटीन से वैसे जैसे चलता है उसी तरह चल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त कलमा चौक में मैं मौजूद हूँ और कलमा चौक की इस वक्त हालत भी आप देख सकते हैं कि लोग अपनी रूटीन के मुताबिक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ तो बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन दफातर में जिन्होंने जॉब के लिए जाना है वो जा रहे हैं और जिन्होंने और ज़रूरी काम के लिए जाना है वो भी जा रहे हैं। आप इस वक्त, कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से अंडरपासेस इस वक्त क्लियर हो चुके हैं और ट्रैफिक जो है अंडरपासेस से गुजर भी रही है। महकमा वासा ने बड़ी ही हिम्मत और हौसले के साथ जो है वो बारिश के पानी के जो है वो निकाला है और 12 से 14 घंटों के दरमियान तमाम लाहौर के जो बेशतर इलाके और शाहराएं और अंडरपासेस से उनके पानी को मशीनरी लगाकर क्लियर कर दिया गया।
तो पता है क्या, ये ज़रा रिसेंटली डेवलप्ड अंडरपास है, हमारा इससे गुजरने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो हम डिटरमिन कर रहे थे I'm actually drawing and I'm trying to see कि किधर होगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि बड़े अंडरपासेस हैं वहाँ, मतलब अदरवाइज तो चल ही रहे होते हैं। बट यू नो अंडरपासेस के ऊपर भी आप देखिए दिल खुश होता है इतने अच्छे दरख्त पौधे देखकर। कराची में ऑब्वियसली ये साइट हमारे लिए बड़ी नापैद है, लेकिन एट द सेम टाइम पानी भी दस्तयाब नहीं है इस शहर को। सो या बट मतलब बार बार क्यों हम कहेंगे, पता है नहीं है। हाँ, और अभी हमने आपको बताना है कि इजाफी 215 अरब रुपए के टैक्सेस के लिए हुकूमत की टैक्स गुजार तनख्वाहदारों को मजीद निचोड़ने की पॉलिसी पर तो हमने कल काफ़ी खुलकर बात की थी। ये सवाल हुकूमत के सामने भी रखा था कि पूरे मुल्क के इनकम टैक्स का 75% बोझ सिर्फ 14,000 लोगों ने ही क्यों उठाना है। ये सरासर जुल्म है। हुकूमत ने तस्लीम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद उनके पास कोई और हल भी नहीं है इसका। तो हम क्या करें? हम भी नहीं दे, पता नहीं क्या करें। I don't know. हम नहीं चाहते थे ना, और हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, लोअर इनकम क्लासेस और जो हमारे मिडिल इनकम क्लासेस होते हैं, कि इसके ऊपर कम से कम बोझ डालें। और आपकी बात सही है कि हमारी ये भी कोशिश रहती है और रहनी चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं हम उनके ऊपर कम से कम बोझ डालें, या मज़ीद जो टैक्स नेट वाइडन करने की कोशिश है उसके ऊपर ये एम्फेसिस होना चाहिए। एक दफ़ा फिर हमने सुनाया, कल भी वैसे हमारे तासुरात वैसे ही थे जो लग रहे थे और अभी भी वही हैं। बहरहाल खैर क्या हो सकता है, टैक्स जो है वो तो लग गए हैं और कायम मकाम सदर संजरानी ने बजट मंजूर भी कर दिया है। और यही देखते हुए स्टेट बैंक ने भी शरह सूद जो है वो 1% बढ़ा दी है, जो अब 22% पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी बजट में टैक्सेस, ड्यूटीज़ और पीडीएल बढ़ाई गई हैं और इन इक़दामात के सबब दबाव से दो चार बैरूनी खाता मज़ीद प्रेशर पर पे आएगा और IMF माहिदे की ये ज़रूरी शराइत हैं। इन शराइत से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए इमरजेंसी इजलास में शरह सूद बढ़ाई गई है। अब पाकिस्तान बहुत कुछ कर चुका है, लिटरली बहुत कुछ कर चुका है। हुकूमत को उम्मीद है कि इन इक़दाम के बाद IMF का दिल कुछ पिघलेगा। स्टाफ लेवल माहिदे के लिए पाकिस्तान ने IMF को नया मालियाती मुसव्वदा भी फराहम कर दिया है, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे का रद्द-ए-अमल आज मुतवक्के है। सो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, एक सवाल जो बिल्कुल बनता है वो हम ज़रूर पूछेंगे। द न्यूज़ से मुसल्लक सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ हैं। मुंसलिक अच्छा ठीक है यार, एसोसिएटेड बेसिकली, क्योंकि सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ना तो जल्दी से पूछ लें। ये बताएं कि स्टेट बैंक ने अचानक जो शरह सूद की बात हो रही है उसमें इजाफा कर दिया है। तारीख की बुलंद तरीन सतह जो है 22% हो गई है। कुछ दिन पहले तो बैंक ने बताया था कि महंगाई पीक कर चुकी है, याद है ना आपको, ये बातें हो रही थी और इसलिए शरह सूद छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अचानक ऐसा कदम क्या IMF की डिमांड थी, ये इसकी वजह से ऐसा हुआ है, वरना उस स्टेटमेंट के बाद ये कर देना नॉट मेकिंग सेंस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो शरह सूद में इजाफा है ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान और IMF के जो मामलात हैं वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और आइंदा चंद घंटों के अंदर या कम से कम कपल ऑफ डेज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो उसी के पस मंज़र में आपने देखा कि पहले फिजिकल साइड पे मेजर्स लिए गए और एक बजट अप्रूव करवाया गया, एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स लेने पड़े। अब ये शरह सूद में जो इजाफा है ये भी IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है और इसी वजह से आप ये देखें कि 21% से 22% है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखें, बुनियादी तौर पे इकनॉमिक जो ग्रोथ है वो चोक हो रही है। पहले ही हमारी ग्रोथ जो है वो 0.3% थी, ये जो आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, और आइंदा साल का जो टारगेट है वो भी इस शरह सूद की मौजूदगी में उसको अचीव करना मुश्किल तरीन हो जाएगा। तो वो IMF की जो प्रिस्क्रिप्शन है कि आप स्टेबलाइज करें थ्रू कंप्रेस डिमांड, उसकी तरफ जो है वो हम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले की बात है, स्टेट बैंक ने कहा था कि भाई अब तो इन्फ्लेशन पीक कर चुकी है और मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब कल नई रीजनिंग के साथ बढ़ाया गया है। मेहताब साहब, IMF की डिमांड ही पूरी करने के लिए हुकूमत ने रेवेन्यू हदफ भी बढ़ाया, लेकिन फिर चुरी तनख्वाहदार तबकों पर चला दी गई है। तनख्वाहदार तो सर पहले ही मईशत का बोझ उठा रहे हैं। वजह क्या है कि ताजरों और सरमाएदारों पर हाथ नहीं डाला जा सकता?
देखें, ये बिल्कुल पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल है। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर हैं और ख़ासकर जो सैलरीड क्लास है, आप उसी के टैक्स रेट को बढ़ाते जाएं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप एक इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं कि वो टैक्स एविजन के अंदर मुलविस हो। टैक्स एविजन से मुराद ये है कि आपको पता है कि जैसे ही एक इनकम ब्रैकेट से निकल कर आप दूसरी इनकम ब्रैकेट के अंदर दाखिल होते हैं तो उसके नतीजे में आपका जो टैक्स का बर्डन है वो बढ़ जाता है। मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान में रिटेलर्स और ट्रेडर्स के ऊपर तो आप कोई टैक्स नहीं लगाते। या पिछले साल मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने फिक्स टैक्स लगाया था 3,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपया, उस पर तो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट कर दी थी और वो वापस लेना पड़ा था। तो ये पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स हैं, वो वॉइसलेस हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल जो है वो बैकिंग है। तो इस वजह से आप जिन लोगों के ऊपर पहले से टैक्स है उन पे मज़ीद टैक्स का बोझ के अंदर इजाफा कर रहे हैं। मेहताब भाई, बस ये बातें तो हम करते ही रह सकते हैं और अपनी हालत इज़हार पर दो आंसू बहा सकते हैं उसके बाद वाली स्टेज पे। इसमें गाना भी याद आ रहा है। थैंक यू मेहताब साहब, आपने वक्त दिया। अभी हम छोड़ें, हम टॉपिक बदलेंगे और चूंकि ईद है सो हम जरा फेस्टिविटी, मतलब ये थोड़ा सा वो नहीं है मनाओ पिकनिक टाइप के, बस खुश हो बस। अब है ना, बस ये है तो हम दिखाएंगे आपको। हालांकि नहीं हो रही, हाँ मतलब कोई ठीक है, अल्लाह मियां हम सबको खुश रखे और हमारी ईदें भी अच्छी गुजरें, हमारे त्यौहार भी अच्छे गुजरें। लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और वैसे ये बेहतरीन मौका है। ऑल दोज़ हु कैन अफोर्ड वो अपने गोश्त में से मेजर चंक में कहता हूँ जितना आप निकाल सकें अपने फ्रीज़र में ना डालें। वैसे अब्दुल्ला कौन फ्रीज़रों में डालता है? वहाँ डालते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे लिटरली 98% तो देते हैं। हाँ नहीं देते हैं और देना चाहिए भी। तो हम 98% ऑफ द गोश्त दैट यू हैव यू गिव। आई डू। हाँ मतलब यू डू, बट ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं। अब आप रिश्तेदारों में भी बांटें, ग़ुरबा में बांटें। सो मैं कह रहा था कि जितना आप बांटते हैं उससे ज़रा ज़्यादा कोशिश करें कि आप वैसे जो कुर्बानी कर रहे हैं उनको तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हाँ, दें जो नहीं कर। और ये बिला वजह का ये जो होता है ना, ये जो भाभी कल्चर है ना कि जी उधर भी रान जा रही है और उधर से आ भी रही है एंड ऑल दैट, और दोनों ने किया है, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। गेट ओवर इट। मतलब उनको दें जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई। मवेशी मंडियों में रौनक बहुत बढ़ी हुई है और कराची में हमें कौन बता रहा है, वैसे कौन है हमारे साथ? शवाला असलम। ओवर टू शवाला। व्यापारियों और जानवरों का एक खास रिश्ता होता है क्योंकि ये उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद है, इनसे तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। बड़ा कारोबार में नहीं है, इसमें कोई बड़ा कारोबार नहीं है, तो सिर्फ ये गुजारा है। गरीब गरीब लोग जो भी हैं ये गुजारा कर रहे हैं। माशाल्लाह मंडी सही चल रहा है। जानवर भी इस साल बहुत कम है और बिक भी बहुत रहे हैं। जब इनको बेचते हैं ना उससे थोड़ा दिल को तकलीफ होता है। जानवर लाए थे करीबन 30-35 जानवर थे, 20 बेच दिए, 15 जानवर हैं अभी। जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि हम बड़े नाज और नखरे से जो अपने जानवर हैं उसको पालते हैं और उनका काफ़ी ख्याल भी रखते हैं और उनका काफ़ी जो दिल है वो भी उदास होता है जब उनको फ़रोख्त करने की बारी आती है। लेकिन क्योंकि ईद कुर्बान का एक जज्बा है लिहाजा ये उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और इस तरह से फिर उसको फ़रोख्त भी करते हैं। अच्छा, दे सीम टू बी डूइंग ओके, क्योंकि वो उनका कहना था कि जानवर भी कम है और मतलब लोग ख़रीद भी रहे हैं। दैट्स गुड। और वैसे भी आपको पता है ना, 2-3 दिन हम आपको पहले ही बताते हैं, 2-3 दिन पहले ही ईद से सही ख़रीदारी जो है वो शुरू होती है। सो इट्स हैपनिंग। और पता है क्या, वैसे बड़ा ये जज्बा होता है उन लोगों में जो मंडी जाके जानवर खरीदते हैं। अगर आपने छोटा जानवर खरीदना है ना, बकरे वगैरह, तो हर इलाके में कोई ना कोई ऐसी छोटी मंडी या कुछ 2-4 व्यापारी ज़रा दाव लगा के। छोटा जानवर से मुझे वो बकरे याद आ गए जो भी आपने दिखाए हैं, जो हमारे वो बहुत छोटे हैं, वो इस तरह नहीं आप जिक्र करें उनका। छोटा जानवर, उनके जज्बात मजरूह होते हैं और उनको लाने वाले के भी। नहीं, बट थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया है ना कि मैंने आउटसोर्स किया हुआ है। जितना बजट था आपका उतना ही आना था और क्या आती आना था। आपका भी वैसा ही। ओके, अच्छा जी, हमारी ट्रॉफी का तो बताओ किधर पहुंच गई है ट्रॉफी वाली, जिसका स्केड्यूल भी आना ना बाय द वे। हमारे वर्ल्ड कप का स्केड्यूल भी आज पता लग जाएगा। पाकिस्तान ने अपने रिजर्वेशंस आपको पता है BCCI और ICC के सामने रख दिए थे, लेकिन आज 11 बजे वो स्केड्यूल आ जाएगा। लेकिन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लुक एट द ट्रॉफी के वो किधर ट्रैवल कर रही है और अब किधर गई है, स्पेस में सीधा ऊपर। सो वी हैव टू शो यू दैट। कैसे गई होगी? व्हाई? हां व्हाई, वाई का तो खैर आपको नहीं। ये देखिए, ये दुनिया से बाहर है। 1,20,000
फुट की ऊंचाई पर मौजूद है, -65 डिग्री सेंटीग्रेड। And not just that, this is above 99.5% of the earth. It's floating ऊपर। आपको पता है मतलब बेसिकली इसको कहते हैं अब्दुल्ला शशके। ये शशके है। तो ट्रॉफी वहाँ पहुँच गई है। अब्दुल्ला का कहना था कि कैसे खड़ी है और गिरी क्यों नहीं है अभी तक, ये आपने पूछा था ना। मतलब ये स्पेस में थी ना ट्रॉफी। हाँ तो स्पेस में मतलब ये फेंक तो नहीं दी ना खला में, मतलब जिस स्पेस स्टेशन में होगी या व्हाटएवर उसमें तस्वीर ली गई है। वैसे क्यों ये देखें ना, ये इस तरह से भेजी गई है और इस तरह से इसको पैक किया गया है और इस तरह से इसकी तैयारी की गई है। The plan is cricket is going above and beyond. Basically out of this world, जिसको कहते हैं ना out of like this literally world. out of this world. अच्छा ये डे ऑफ लॉन्च भी हो गया है और फिर ये लॉन्च कैसे की? मैं ये देखना चाह रहा हूँ पूरा का पूरा और सब मिलके। ये क्या ड्रोन में भेजी हुई है इन्होंने? मैं एक बात बताऊँ, this is not in space. This is not really It is, in अभी तो space. बताया it is above 120,000 फीट हाई है। हाँ तो और ये स्पेस आपको नीचे नजर नहीं आ रहा कि हम स्पेस दुनिया का होराइजन जो नजर आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, तो और किस तरह नजर आएगा अब्दुल्ला? हाँ बट ये किसी स्पेस स्टेशन तक नहीं गई है, ये उतनी ऊंची नहीं है। 99.5% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर है, इसका मतलब है कि इट इज स्टिल देयर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ रही है। हाँ आप समझ रही हैं क्या हो रहा है? हाँ वेल यू नो इट डजंट मैटर कि मैं समझूं या ना समझूं, भाई आप एंजॉय करें कि समझने की क्या जरूरत है, हम कौन सा लेके जा रहे हैं। सो लेकिन हम उठाएंगे जरूर ये ट्रॉफी। एब्सोल्युटली 100%। सो अभी इन्होंने जहां भेजनी है भेज दें, आनी इधर ही है इंशाल्लाह। All right, so this is what we wanted to show you and of course 11 बजे स्केड्यूल जो है ICC वर्ल्ड कप 2023 का वो आ जाएगा at 11 today। अच्छा जी, दुबई में बड़ा कुछ हो रहा है क्या? ये सारे लोग ईद भी दुबई में अभी वापस आ जाएं ज़रा हम पे। और हमारी जो टॉप 6 पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दुबई में मौजूद है। सो क्या ये कल ईद कर लेंगे या ये वापस आएंगे पाकिस्तान में और 2 ईदें कुछ आ जाएंगे, कुछ ने तो नहीं आना, आपको पता ही है। वो भी आएंगे, राह हमवार होने का इंतजार कर रहे हैं। Don't hold your breath for it. I don't think अच्छा जी, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ लंदन से 3 दिन पहले दुबई पहुंचे। लाहौर से मरियम नवाज ने भी उन्हें ज्वाइन किया। वहाँ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। इतवार की रात शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए और इस्लामाबाद से बिलावल भुट्टो ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। ज़राए के मुताबिक कल पहले जरदारी, मरियम और फिर नवाज शरीफ जरदारी मुलाकात हुई। तवील नशिस्त में कौमी और सूबाई असम्बलियों पर सीट एडजस्टमेंट, आम इंतखाबात की तारीखों, निगरान हुकूमतों की तश्कील समेत दीगर अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। फिर एक आध दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दुबई पहुँच रहे हैं और नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी तो जा चुके हैं, वो दुबई में ही हैं बाय द वे, और उनके पास नवाज शरीफ को पहुंचाने के लिए जहांगीर तरीन का पैगाम भी है। क्या बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। प्लेस है दुबई आजकल, खासी वैसे भी है, politically हैपनिंग है पाकिस्तानी। But it's really hot there these days. It is very hot these days। और क्या प्लान है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का? मुस्लिम लीग नून का सियासी एजेंडा, इनके मामलात किस तरह से सेटल होते हैं, जो शरीक इक़्तिदार हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब, ये सब कुछ देखना होगा। दुबई से हमारे साथी हैं सिप्ते आरिफ, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि व्हाट्स द लेटेस्ट। सिप्ते आरिफ बताइएगा कि मियाँ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम साहिबा, सारे ही लोग मौजूद हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं, क्या अंदर की खबरें आप तक पहुँच रही हैं? गिव अस द जूस कि क्या हो रहा है, प्लीज डू। जी, जैसा कि आपने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में पाकिस्तान की बड़ी बैठकें हो रही हैं, सियासी गहमा गहमी जारी है, एक रहनुमा आ रहा है, एक रहनुमा जा रहा है, लंबी और तवील मुलाकातों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर 2 दिन पहले साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुख्तलिफ़ अहम और ख़ुसूसी जो है मीटिंग्स हुई हैं, 1-to-1 मीटिंग्स थी मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के साथ, मुख्तलिफ़ आलमी सतह पर जो अपना मुकाम रखते हैं उनके साथ अहम मीटिंग्स हुई यहाँ पर दुबई में। और फिर उसके बाद उन्होंने रुख किया अबूधाबी का। अबूधाबी में भी इतलात ये हैं कि उनकी कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। उसके बाद ये इतला यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ आई और मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने, पीपल्स पार्टी के ज़राए ने जो यहाँ पर हमें कन्फर्म भी किया है कि यहाँ पर बैठक हुई साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की मरियम नवाज़ के साथ, और इसमें पाकिस्तान की सियासी हलचल को और आने वाले इंतख़ाबात पर
तफसीली बहस की गई, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर बात की गई और फिर शाम के वक्त एक तवील सेशन हुआ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। इसमें भी पाकिस्तान की सियासी बिसात पर जो कुछ आगे तय होना है वो तय होता गया। और ये भी हम आपको बताएं कि इस मुलाकात में एक डेडलॉक की कैफियत भी पैदा हुई, क्योंकि पंजाब में सीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई। सीट एडजस्टमेंट्स हैं, इंतखाबात की तारीख है और दीगर मामलात हैं जिस पर बात हुई है। बीच में आपको पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक फैक्टर है ना। माशाल्लाह, मतलब सारी पहुंच जाओ। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी हमारे साथ हैं। आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि दुबई में बहुत कुछ हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो थी ही वहाँ और अब पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौजूद है, अहम मुलाकातें हो रही हैं। क्या पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून या मियाँ नवाज शरीफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ात या ऐसे मुतालबात हैं जिन पर फेस टू फेस मुलाकात जो है वो करना बहुत ज़रूरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग की क़यादत बिल्कुल दुबई में मौजूद है, लेकिन कोई फिक्स मुलाकात नहीं थी या कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो है वो अपने एक प्राइवेट विजिट पे जो है वो दुबई में है और इसी उसमें मियाँ साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो मुलाकात तो पहले भी कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि मियाँ साहब के साथ पहले कोई मुलाकात नहीं हुई, पहले भी मुलाकात हुई है। तो एज ए सच कोई ऑफिशियल ऐसी मुलाकात नहीं है या डेलीगेशन लेवल पर कोई मुलाकात नहीं है। पीपल्स पार्टी की कोई लीडरशिप जो है यहाँ से हमारी टीम जो है वो नहीं गई, न मुस्लिम लीग को ऐसी टीम गई है। तो दोनों अगर वहाँ पर मौजूद है लीडरशिप तो उन्होंने आपस में मिलना कोई नई बात नहीं, और मिले और जब पॉलिटिशियन मिलते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कशन ही होती है। तो एज सच इतना वो नहीं है जितना हाइप मीडिया ने क्रिएट किया हुआ है कि ऐसी कोई मुलाकातें हो रही हैं और पता नहीं सियासी इत्तेहाद हो रहा है और पता नहीं केयर टेकर गवर्नमेंट के डिसीजन हो रहे हैं किस क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं है और पॉलिटिकल डिस्कशन नॉर्मली मुलाकातों में होती रहती है। कुंडी साहब, मुल्क के सियासी मंजरनामे में पीपल्स पार्टी का सर्टनली किरदार अहम है और आप एक अहम स्टेक होल्डर हैं। अब इस हैसियत में पार्टी की इंतखाबात से मुताल्लिक पॉलिसी क्या है? अगर मौशी या किसी और वजह से इंतखाबात में ज़रा डिले आता है तो क्या पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगी या इस पर प्रोटेस्ट करेगी या वोकल होगी इस पर कि नहीं जी इंतखाबात तो वक्त पर ही होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का बिल्कुल एक दो मौक़िफ़ है कि अगस्त में जो है पार्लियामेंट का टाइम पूरा हो रहा है और निगरान हुकूमत आनी है और अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। अगर इत्तेहादी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो तो हम 2-3 दिन पहले या चंद दिन पहले हम असम्बली तोड़ भी सकते हैं और फिर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वरना 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन इन टाइम हो। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शुरुआत के जलसे में अपने इलेक्शन मुहिम के आगाज़ का ऐलान भी कर लिया था और हमने ये भी कहा कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस बने हुए हैं या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है वो इलेक्शन से ही हल हो सकता है। अच्छा फैसल साहब, एक और इशू भी है जो कि सियासत से ही जुड़ा है। पाक फ़ौज की जानिब से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है। नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के 9 में वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। हो सकता है कि इसके बाद इस सियासी जमात पर पाबंदी की बहस जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। पूछना हम आपसे चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, इसमें शवाहिद की तो बात ही नहीं है। मुलव्वस होने में जो है इसमें तो मैं नहीं समझता कोई शवाहिद की ज़रूरत है। जिस तरीके से उनके पार्टी के चेयरमैन ने स्टेटमेंट्स दिए थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके बाद जो स्टेटमेंट दी थी, उनके जो सेकेंड टियर लीडरशिप ने जिस तरीके से कॉल्स की, लोगों को जिस तरीके से भड़काया, तो उसमें आज भी शवाहिद की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ शवाहिद की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग भी मुलव्वस थे अक्रॉस द बोर्ड जो भी हो, जिन लोगों ने भी 9 मई के वाक़यात किए हैं उनको जो है बिल्कुल कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुल्क दुश्मनी कर सकते हैं। मुल्क की जो हमदर्दी या मुल्क के फ़ारफ़ा ये काम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने के खिलाफ है। इस पार्टी में अच्छे लोग भी होंगे, अगर वो इस पार्टी को आगे चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है वो आगे लेके आएँ। लेकिन इस किस्म के लोग जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हैं उनके साथ न मुज़ाकरात हो सकते हैं, न वो आगे पार्टी चला सकते हैं, न कुछ और हो सकता है। लिहाजा हम कहते हैं कि जो जमहूरी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, PTI में मौजूद हैं, उनको आगे आना चाहिए। अगर वो पार्टी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर पाबंदी पार्टी पे नहीं होनी चाहिए। थैंक यू आपका कुंडी साहब, आपने वक्त दिया।
बहुत शुक्रिया। बैक टू ईद प्रेप्स। यस एंड मंडी विजिट्स। हाँ, मैं पता ढूंढ रहा था कि वो पहले की रखी होती है ना, आपके पास तरपाल रखी हो तो आप ज़रा निकालते हैं, ये सारा सामान आपको दोबारा से निकालना पड़ता है ना, वो मुझे वो नहीं मिल रही। मेरी छोटी सी एक अंगीठी थी बारबेक्यू वाली, पता नहीं वो किसको दी और इसकी सीखें कहाँ गई और मैं किसको दी। जो आप जो दोस्त हैं वो अगर देख रहे हैं तो प्लीज गिव इट बैक टू हिम, और बस आके ना छोड़ जाएं, बताने की जरूरत नहीं है कि किसने छुपा के रखी हुई थी, जस्ट लीव इट एट हिज प्लेस। पता है क्योंकि अब इतनी महंगी हो गई हैं चीजें, ये पुरानी जरा और कदर आती है, और वरना बारबेक्यू नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। या गिव इट। सो बारबेक्यू से पहले जो है वो आपको जानवर खरीदना पड़ेगा जिसका आपने बारबेक्यू करना है। और हैदराबाद में हमारे साथी हैं, कौन है जी? अली नईम हमें अपडेट दे रहे हैं फ्रॉम हैदराबाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद की मरकज़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। हटली बाईपास के मकाम पर यह मवेशी मंडी कायम की गई है, जहाँ पर सुबह के औकात में ख़रीदार थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जानवरों की अगर बात की जाए तो जानवर यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस मकाम पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत और बड़े जानवर लाए गए हैं। इस जानवरों के मालिक से हम मालूम करते हैं कि इनके क्या वज़न है और इनकी क्या कीमत है। 1819 मन बछलाई है, क्या इसके हम 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या है, इनको हम छोटे से बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, फिर भी हमारे को कुछ नहीं मिलता है इनका। वो तो नसीब होता है, बेच भी देते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर वापसी ले जाते हैं। वापसी रेट मिल रहे हैं आप लोगों को इस दफ़ा? नहीं रेट मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं बाकी। जी जी, आपने सुना हमारे साथ यहाँ पर मवेशियों के व्यापारी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि ख़रीदार जो हैं वो कम है, लेकिन कोशिश उनकी यही है कि जो जानवर लेकर आए उसको फ़रोख्त कर सकें, और उन्हें जो ये रेट मांग रहे हैं वो रेट अभी इन्हें मिल नहीं रहे हैं। लेकिन कोशिश हर बंदे की यही है कि वो अब जो व्यापारी यहाँ पर जानवर लेकर आए वो अपनी जो दाम है उसके मुताबिक फ़रोख्त कर सकें, जबकि यहाँ पे जो ख़रीदार पहुँच रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीद सकें। बड़े अच्छा ये सिस्टमेटिक मुझे अच्छी लगी इनकी मंडी, बड़ी साफ़ सुथरी भी है और अच्छे उन्होंने कवर भी दिया हुआ है, क्लीन लग रही थी। हाँ, जहाँ वो कोई सेक्शन होगा ऐसे वैसे ठीक ही होते हैं, अब इंतजाम ज़रा बेहतर हो गए हैं क्योंकि ज़ाहिर है व्यापारी भी विद टाइम एंड एज ज़रा मॉडर्नाइज कर रहे हैं ना अपने कारोबार को। गुड थिंग इज खासतौर पे इन जगहों पे जो हम बात कर रहे हैं कोई बारिश वगैरह नहीं हुई। अच्छा बाय द वे आपको पता है कि कल बारिश हुई है कराची में और ठीक ठाक फैसल शारा फैसल पे एक छोटी पॉकेट में कहीं बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई है फॉर ऑलमोस्ट लाइक 20-25 मिनट्स। और बाकी शहर में ज़रा सुबह में उठा था तो मुझे ज़रा सवारी पे नज़र आ रही थी, कुछ पानी की छींटें पड़ी हुई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ रात में बूंदाबांदी का सा माहौल बना। आज बहुत ह्यूमिड है, आई थिंक ह्यूमिड तो है एनी अदर डे, टुडे इज ह्यूमिड। हाँ हाँ। अच्छा जी, जैकबाबाद जाना है। जैकबाबाद में शदीद गर्मी होती है और जानवर किस तरह से अपने जानवर के व्यापारी जानवरों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से ख्याल रखते हैं और हमें पता क्या भाव ताव चल रहा है, मुकेश रुपैता से जानेंगे। मैं जैकबाबाद की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यूँ ईद कुर्बान के दिन करीब आते जा रहे हैं, मवेशी मंडी में रश बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ग्राहक भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। आइए पूछते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो ख़रीदारी और फ़रोख्त में क्या महसूस कर रहे हैं। फ़र्क है रेट में, महंगाई भी है और इसी हिसाब से भी बहुत फ़र्क है। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है, जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90। एल साल जो आहे न तमाम जो आहे न महंगाई जे करे अलाए छाजे करे पीढ़ी में ख़रीदारी एतिरो थिए कोन थो। असां जानवरनि खे हिते जले सॼो साल वॾो ख़र्च खाराए, ॾाढो महांगाई आहे, जेको अधु ते अधु माना अन्न असांखे अॻे 2,000 मण मिलंदो हो, उहो हाणे 4,500 5,000 मिले थो। जी, आपने यहाँ पर व्यापारियों के तासुरात सुने। उनका ये कहना है कि जो पूरे साल इन्होंने मेहनत की है जानवरों पे, जितना उन्होंने खर्च किया है, लेकिन शहरियों का जो रेस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा। जो उन्होंने रेट मुकर्रर किए हैं वो शहरियों की जानिब से नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से व्यापारी भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है। जी अच्छा, ये मेहंदी से डिज़ाइन बने हुए जानवर जो है ना मुझे ज़रा कोई अट्रैक्ट नहीं करते, और ख़ास तौर पे ईद मुबारक जिन पे लिखा होता है इतने अच्छे होते हैं। क्यों मेहंदियाँ जब दुल्हने और दूल्हे भी आजकल बाय द वे कुछ थोड़ी सी मेहंदी लगा लेते हैं, तो जब वो हो रहा है तो व्हाई नॉट दिस। एंड वो मैंने देखा कि हमारी जो ये वाली स्क्रीन है ना, अगर यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत बड़ी है, तो छोटा जानवर भी बड़ा लगता है। तो क्या हम अपनी तस्वीरें हम अपने जानवर इस पे देखें हम कुछ करते हैं ऐसा इस वक्त से एक मजाक बनाया हुआ है। नहीं, बहुत कोई मजाक नहीं कर रहा। एनीबडी हु कैन अफोर्ड व्हाटएवर शुड डू। यस यस।
अभी हम आगे बढ़ेंगे। बताना आपको यह है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में नीदरलैंड ने वनडे इंटरनेशनल के सुपर ओवर में तारीख रकम करते हुए वेस्ट इंडीज़ को अपसेट शिकस्त दी है। और हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में हुआ क्या है भी आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 374 का टोटल बनाया या हदफ के ताक़ुब और हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड ने भी शानदार खेल का मुजाहरा किया और 5 विकेट पर तेजा और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स और के दरमियान 143 रन की शराकत ने नीदरलैंड को जीत के करीब कर दिया। मैच के इख्तितामी लम्हात में जब नीदरलैंड को 4 ओवर में जीत के लिए 44 रन दरकार थे तो ऐसे में मैच के हीरो लॉगिन वैन बीक आए और 26 पता है क्या इसका बॉटम लाइन क्या है कि ये मैच एंड में हुआ सुपर ओवर में चला गया और आपको पता है बात जब सुपर ओवर में चली जाती है ना तो मैच बनता है, फिर मजा आता है। कोई ना भी देख रहा हो ना उधर बैठ जाता है देखने के लिए। और अब क्या सुपर ओवर में लॉगिन वैन बीक दोबारा आए और उन्होंने दुनिया क्रिकेट को उस वक्त हैरत में मुब्तला कर दिया जब जेसन होल्डर के एक ही ओवर में 30 रन इन्होंने बनाए, 30 रन। वाज़ेह है कि वनडे क्रिकेट के सुपर ओवर में किसी भी टीम और खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर है और वेस्ट इंडियन बैटर एक ओवर में इस पहाड़ जैसे हदफ के सामने सिर्फ 8 रन बना सके, जिसके साथ ही नेदरलैंड्स ने ये मुकाबला सुपर ओवर में किया होगा, सुपर ओवर में अपने नाम करके 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। यानी हर रन एक तो वाइड भी दिया जा रहा होगा, फिर बस बहुत छक्के चौके भी चल रहे होंगे, माँ की दुआएं भी बीच में आ गई होंगी, वरना ये 30 कैसे हुआ? हो गया। अच्छा हो ही जाते होते हैं जब बन तो सकते हैं। हाँ बन तो सकता है एक्चुअली इफ यू डू द कैलकुलेशन। ओके अनदर स्पोर्ट के आगे बताएंगे। अच्छा देयर इज अ स्ट्रेंज फैसिनेशन ऑफ पाकिस्तानीज विद स्नूकर एंड बिलियर्ड्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में बल्कि देहात में भी स्नूकर और बिलियर्ड का बड़ा रुझान है और आप माँ बाप हमेशा डांट रहे होते हैं उन लड़कों को जो कि स्नूकर या बिलियर्ड जाते हैं खेलने के लिए। और माशाल्लाह हमारे चैंपियंस भी आ रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल लेवल के क्यूएस भी मिलते हैं इन्हीं जगहों से, बल्कि आपको बता दें कि हम वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। अब एक और नौजवान उभरा है जिसमें ये टैलेंट नजर आता है और वो भी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। हमें तो यकीन है इस बात का इंशाअल्लाह। 17 साल के एहसन रमज़ान की हम बात कर रहे हैं जो कल ही ईरान से वापस आए हैं जहां उन्होंने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। There's a long way to go और एहसन रमज़ान है हमारे साथ। एहसन मुबारक हो आपको, माशाअल्लाह आपने अपना नाम रोशन किया, अपने उस्तादों का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अपने जर्नी के बारे में ज़रा बताइए, आप भी उन्हीं बच्चों में से थे जो माँ बाप से डांट खाते थे कि क्यों जा रहे हो स्नूकर खेलने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्नूकर वाहिद एक ऐसी गेम है कि जब कोई भी बच्चा खेलने के लिए निकलता है तो सबसे पहले यही कि कहा जाता है कि क्लब नहीं जाना। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को क्लब साथ जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सुनहरी चेंज हो गया है। अब जितने भी स्नूकर क्लब्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं बाहर से ही, क्योंकि स्नूकर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान से मिले, हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है और वही चीज़ें जब पाकिस्तान आती हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक एकेडमी बनती है, तो वहाँ से फिर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को एक बार ज़रूर स्नूकर क्लब साथ जाना चाहिए। अच्छा ऐसे बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वालिदैन का भी कसूर नहीं है। हमारे यहाँ जिस चीज़ में क्लब डाल दिया जाए ना तो उसकी कॉनोटेशन ही कुछ ऑफ हो जाती है और लिटरली कोई जाके नहीं देखेगा कि इस क्लब में क्या हो रहा है। हेल्थ क्लब्स भी होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन आई एम सॉरी जब ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें तंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, छोड़ दें सब कुछ। आपने बड़ा मार्का मारा है, जल्दी से बताएं कि ये जो आप जीत के आए हैं एशियन अंडर 21, तो कितने कंपेटिटर्स थे आपके, कौन कौन से मुल्कों से थे? ये इसमें 19 कंट्रीज थी टोटल। तो क्वार्टर फाइनल मेरा इंडिया से था, तो वो बहुत एक अहम मैच था, क्योंकि क्वार्टर फाइनल वाहिद ऐसा एक मैच होता है कि आप मैच जीतकर अपने मेडल की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम, मैंने वो मैच विन किया और मैं मेडल की रेस में आ गया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से नवाजा। मतलब कौन सी स्टेज आपको ऐसी लगी थी कि हाँ अब ये वाला अगर जीत जाऊंगा मुकाबला तो उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल भी जीत जाऊंगा? वो क्वार्टर फाइनल ही था? जी बिल्कुल क्वार्टर फाइनल था, क्योंकि जब कोई भी प्लेयर टॉप 4 के अंदर एंटर होता है तो वो अपनी कामयाबी के बहुत नज़दीक होता है, तो उसे इस चीज़ का एहसास और ज़िम्मेदारी होती है कि अब मैं बहुत पास आ गया हूँ तो अब मैं कुछ कर सकता हूँ।
आप माशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। वी हैव नो डाउट अबाउट दैट। ये बताएं कि कितना आपको प्रैक्टिस करना पड़ा व्हाइल यू वर इन पाकिस्तान, फिर आप यहाँ गए, कितने घंटे लगाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? लास्ट टाइम जब ये डिसाइड हुआ था कि मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए जाऊंगा, तो हमारे प्रेसिडेंट हैं आलमगीर सर, तो उन्होंने मेरा 2 माह का कैंप लगाया था अपनी सरपरस्ती में। तो वो 2 माह में सुबह 10 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट होती थी और शाम 5 बजे तक हमें टेबल पे ही वो प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते थे। तो उसमें सिर्फ ब्रेक होती थी खाने की। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की जो मेहनत है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह ताला देर से ज़रूर लेकिन से ज़रूर कामयाब करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है। तो आप ये कराची में कैंप करते थे, क्योंकि आलमगीर शेख साहब तो कराची बेस्ड हैं? नहीं, लाहौर में मेरा कैंप होता था। मैं कहता हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत इंसान हैं कि ऐसे लोग स्नूकर चला रहे हैं। वो मुझे सुबह 9 बजे कॉल कर देते थे वीडियो के देखने के लिए कि मैं एकेडमी पहुँचा हूँ कि नई प्रैक्टिस के लिए। वाओ, बड़े डेडिकेटेड और कमिटेड आदमी हैं और खैर इसी तरह चैंपियन बनते हैं, वरना तो कोई स्नूकर के लिए देयर आर नो शॉर्टकट्स टू बीइंग अ चैंपियन। कोई भी स्पोर्ट आप उठा लें। अच्छा, ये एक तस्वीर हम जरा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने हैं। फाइनली जब आप चैंपियन बन के वापस आए तो इतना आपने मार्का मारा, कमाल किया, 19 मुल्कों के लोगों को आपने हरा के आप बने चैंपियन। तो ये इस्तकबाल जो है आपका थोड़ा सा लोनली सा लग रहा है हमें, तो अकेले अकेले से आप लग रहे हैं। फ्लाइट किसी और टाइम क्या हुआ, मतलब व्हाट हैपेंड हियर? देखिए, इस चीज़ की तो मुझे भी नहीं समझ आई, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर एक बात की दिल को यही तसल्ली दे दी कि शायद ईद के दिन थे, इसी वजह से कोई भी नहीं आया। तो मेरी साथ ही 1 घंटे बाद लाहौर की फ़्लाइट थी और जैसे ही मैं लाहौर आया तो जितने मेरे दोस्त थे और जो हमारी स्नूकर अकेडमीज़ है, सब लोग मुझे रिसीव करने लाहौर तो आए थे। चले वहाँ पे, तो वहीं का मेरा ख्याल है अल्टीमेटली डेस्टिनेशन का प्लान होगा, तो वहाँ तो सर्टनली सब लोग पहुँचे ही थे। लेकिन ये जो स्नूकर वो हैं एसोसिएशन या फिर आप जो भी हमारे इदारे हैं, तो मतलब आप पहुँच जाते हैं कि क्या है, मतलब एक यंग बॉय हैज़ डन स्टेलर जॉब ऑफ बिकमिंग अ चैंपियन और आप इस तरह इस्तेमाल करने कोई नहीं, बट आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, आई रियली एडमायर योर कॉन्फिडेंस। अब मुझे एक बात बताएं, वैसे मैं शुरू से ये पूछना चाह रहा था कि आपने किस उम्र में खेलना शुरू किया था और अब आप एशियन चैंपियन बन गए हैं, नेक्स्ट स्टेजेस क्या हैं? 7 से 8 साल मेरी एज थी जब मैंने ये स्टार्ट की थी स्नूकर। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि कुछ ही मंथ पहले मैं मार्च में 2022 में वर्ल्ड चैंपियन भी बना था। तो वर्ल्ड चैंपियन में भी मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि मैं दुनिया का कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन था। और अंडर 21 में भी जब एशियन चैंपियनशिप मैंने अपने नाम की तो मैं फर्स्ट प्लेयर था पाकिस्तान का जो एशियन चैंपियन बना था। इससे पहले हम कोई 3 से 4 बार फाइनल हार चुके थे। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने दोनों बार मुझे टाइटल से नहीं नवाजा, साथ एक रिकॉर्ड भी मैंने कायम किया, दोनों टू टाइम के दुनिया का कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन भी बना और साथ क्या होता है, ये प्रोडिजी हैं स्नूकर। हाँ, लेकिन वो जब हम शुरू में बात कर रहे थे कि माँ बाप वो कुछ और समझते हैं और जाने नहीं देते, तो 7-8 साल की उम्र में आप कैसे पहुंच गए स्नूकर क्लब? खराब दोस्तों के साथ। मेरे बाबा को बहुत शौक था इस गेम का, तो हमने एक टेबल घर में रखा हुआ था, तो वहाँ पे खेलता था। तो फिर वहाँ से मुझे एक शौक हो गया और मैंने इसे अपना पैशन बनाया। तो फिर उस टाइम इतने अच्छे क्लब नहीं होते थे उस टाइम, वो अब तो बहुत इजीली हो गया, अब स्नूकर अकेडमीज बन गई हैं। तो अब तो क्लब का बिल्कुल वो रुझान ख़त्म हो गया है। पहले होता था एक टेबल, अब कम से कम 7 से 8 टेबल लगा कर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी बनाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले माँ बाप देखते थे बच्चों के साथ जाके कि ये क्लब्स ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, तो अब भी जाकर देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि माहौल कितना डेफिनेटली मेरा ख्याल है आज आपको देख के बहुत से माँ बाप जो हैं वो इंस्पायर होंगे। एक और चीज़ इसमें अगर हम ऐड करें कि स्कूलों और कॉलेजेस के लेवल पे भी स्नूकर नहीं है, पता नहीं क्यों इसको इतना कोई ख़ास समझा नहीं जाता। मतलब लिटरली टेबल टेनिस वगैरह की सेटअप होता है, स्नूकर को भी उतनी ही जगह रिक्वायर्ड होती है। तो ये अजीब बात है कि आपके स्कूल कॉलेज में स्नूकर था या नहीं था?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो आप हिस्ट्री उठा कर देख लें कि जितने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप स्नूकर ने पिछले 10 साल से पाकिस्तान को दी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी गेम ने दी होंगी। अगर ये गेम स्कूल और कॉलेज में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कह लें कि हम सब गेम को पीछे छोड़ मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है। एब्सोल्युटली। और जब जिस उम्र में आपने शुरू किया वो सही उम्र है, तभी स्टार्ट करना चाहिए, 7-8 साल। जी बिल्कुल, यही एज है। अगर यहाँ पे आके प्लेयर स्टार्ट करेगा तो आने वाला जो टाइम होता है तो उसके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाती। अच्छा ये बताएं कि यू जस्ट 16 में आप बन गए थे ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैम्पियन। आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू एट दैट टाइम एज वेल। सो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है या स्नूकर ही फुल टाइम है, क्योंकि वो भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, सो उसके लिए वो इंग्रेडिएंट्स भी लाजमी होते हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टडी फर्स्ट पे होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह 7 बजे स्कूल चले जाएं। एक प्राइवेट अच्छी एकेडमी में आप एडमिशन लें, तो क्योंकि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो उन्होंने टूर पर जाना होता है, इसकी वजह से वो सुबह के टाइम नहीं ज्वाइन कर सकते। तो आप कोई भी प्राइवेट एकेडमी साथ ज्वाइन करें तो मेरा ख्याल है कि इंसान। तो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ? जी चलें, वंडरफुल। और अब आपके हाउ प्राउड आर योर पेरेंट्स, मतलब आपके वालिदैन को अंदाज़ा है कि आप क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मैं बहुत मेरी एज छोटी थी तभी वालिदा का इंतकाल हो गया था और वालिद का भी। सॉरी टू नो दैट। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि मेरे जो कहते हैं ना कि वालिदैन से दुआ करनी चाहिए, बोलना चाहिए दुआ के लिए। तो मैं जब भी टूर्नामेंट के लिए जाता हूँ तो मेरे दिल में एक ही चीज़ होती है कि जो मेरा हेडक्वार्टर है वो तो ऊपर ही बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद होती है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो। ओह वाओ एहसन, आपने तो थोड़ा सा हमें आप दीदा ही कर दिए, इमोशनल कर दिए। लेकिन पाकिस्तान की हर माँ जो है इस वक्त अगर देख रही है तो आपके लिए तो दिल से दुआएं निकल आपके सर पे हाथ रखने के लिए तो बहुत सारे बाप हैं। मतलब अल्लाह मियां आपको सलामत रखे और इसी तरह आप तरक्कियों की नई मनाजिल तय करें। एंड वी आर विद यू इंशाल्लाह। जब जब आप चैंपियन बन के आएंगे तो हम आपसे गप्पे लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एज वेल। एहसन, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ऐसे बस अभी मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन बाद अभी नेक्स्ट टारगेट मैंने किया हुआ है कि अंडर 21 वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है। मैंने मलेशिया सऊदीया जाना है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे ये टाइटल भी पाकिस्तान को ला के दिया वो भी लेकर आऊँ। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ऐसे एक्सपेंसेस खर्चे कैसे पूरे होते हैं? आपको हुकूमती सपोर्ट मिलती है स्नूकर एसोसिएशन से, मतलब ये हाउ डज दैट वर्क आउट? देखिए, फेडरेशन का ये काम होता है कि जो भी प्लेयर्स इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करे उसे भेजना होता है, लेकिन किसी टाइम पे ऐसा भी होता है कि फेडरेशन भी बोल देती है कि आप अपने खर्चे पे चले जाएं। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था तो मैंने मलेशिया और बांग्लादेश का टूर अपनी जेब से किया था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फेडरेशन भी जितना हो सके वो प्लेयर को सपोर्ट करती है और कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आए उस पर ज़रूर भेजती है। स्टोरी ऑफ आवर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, ऐसा हर जगह यही हाल है, लेकिन वी आर सो हैप्पी टू सी के आप डिटर नहीं होते और आप माशाल्लाह पहुंच जाते हैं। आखिरी बात में पूछना चाह रहा था कि आपको ये विनिंग अमाउंट जो मिलती है और ये सारा कुछ जो होता है ये अच्छी हैंडसम अमाउंट होती है, मतलब और ये सिर्फ आप ही की होती है या आपको कुछ शेयर करना होता है कहीं? और आप कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इसमें? अमाउंट कह लें कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो आपकी गवर्नमेंट ने आपको देनी होती है, क्योंकि इस चैम्पियनशिप की प्राइस मनी थी $4,000। तो ये कितनी देर चल जाएंगे? यही जो भी मेडल की प्राइस होती है ये तो देना तो गवर्नमेंट ने होता है। अभी तो गवर्नमेंट से मिल जाती है आपको आगे? जी, लास्ट टाइम भी जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना था तो गवर्नमेंट से सिर्फ मुझे 10 लाख रुपए मिले थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। तो लेकिन इन्होंने वो तो नहीं किया जो एक प्लेयर के लिए करना चाहिए था।
शायद आप कर दें। तो अभी तो आप पढ़ भी रहे हो, तो हमेशा पहले भी खेलते थे, अब भी खेलेंगे। मतलब देखिए अभी तो आप पढ़ रहे हो, बट अब एज यू ग्रो ओल्डर आपको एक जॉब की भी ज़रूरत होगी। होपफुली वो जॉब्स वाला मामला ज़रा वापस आ जाए। आपको इनसिक्योरिटी होती है ये सोच के कि अगर मतलब ज़ाहिर है गवर्नमेंट को आपको एडजस्ट भी करना चाहिए ना जॉब में, ताकि आपकी एक तनख्वाह आती रहे और फिर आप अपना खेलते रहो। सो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए कोई भी अगर प्लेयर इंटरनेशनल टूर्स करता है तो सबसे पहले उसके पास जॉब होनी चाहिए। तो जो भी इस लेवल का प्लेयर होता है उसके अंदर एक ही चीज़ होती है, क्योंकि जब वो कोई भी किसी भी कंट्री में जाके इवेंट जब पाकिस्तान के नाम करता है उस टाइम जो फीलिंग होती है जब आपका कौमी तराना लगता है प्राइज़ मनी के टाइम, तो मैं समझता हूँ प्राइज़ सेरेमनी के टाइम वही जो टाइम होता है ना, शायद वही टाइम हमें हमारी ख्वाहिश होती है कि दोबारा ये आए, उसे देखने के लिए दोबारा अगले इवेंट के लिए चले जाते हैं। ट्रू। एहसन, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। यू आर अ ट्रू चैंपियन एट हार्ट एंड these champions should have secure thank you so much jobs Ehsan as for being well. with us. So अभी तो ये बच्चा पढ़ रहा है, बस as soon as he is done with his studies अभी भी इसका स्टाइपेंड कोई होना चाहिए, मतलब $4000 या फॉर इंस्टेंस XYZ कोई भी अमाउंट। इसने अगर पिछले साल 10 लाख रुपए जीते थे तो वो 10 लाख रुपए आज तक तो नहीं चल रहे होंगे। सो और फिर यू आर वर्किंग एट इट, अब यू आर वर्किंग टू गेट बेटर बिकॉज और टफर कॉम्पिटिशंस होंगे आगे। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। आपको पता ही है मतलब किस तरह से फिर खिलाड़ियों की नौकरियां खत्म की गई। किसको सुना रहे हैं वैसे, आपको लगता है यहाँ कोई सुन रहा है? बट लेट्स सी क्या लेने तो आए नहीं है उसको एयरपोर्ट पे। नहीं, वो लाहौर आ गए थे सारे दोस्त आए थे जो एक्चुअली फेडरेशन के हेड थे, वो पीछे ही रह गए थे। नहीं, वो तो गए हुए थे, वो तो साथ गए हुए थे ना, उनकी अगले दिन की फ्लाइट थी। अब्दुल्ला, सारे स्पोर्ट्स का यही हाल है वैसे। जी, हम अपने जर्मनी में मौजूद चैंपियंस की भी बात करते हैं, स्पेशल ओलंपियंस की बात करते हैं, और स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत के बाद स्पेशल एथलीट्स की जर्मनी से वापसी शुरू हो गई है। लाहौर रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेशल एथलीट्स बर्लिन से लाहौर पहुंचे हैं और पाकिस्तानी दस्ते ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में, आपको पता ही है, हम इनकी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ आपको अपडेट करते रहे हैं। अब तक पाकिस्तानी दस्ते ने स्पेशल ओलंपिक्स में 10 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। साइकिलिंग में इवेंट में 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। और क्या ये है इस्तकबाल, ये है सेलिब्रेशन, ये इस्तकबाल है। इनकी सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ इनके इवेंट्स पे तो हम लोग भी गए हैं, सो बहुत से स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि कोई इतनी सपोर्ट नहीं है एंड ऑल दैट, बट स्पेशल ओलंपिक्स के बच्चे आर वेल टेकन केयर ऑफ। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के अहदेदारों, फेडरेशन और अहले खाना ने खिलाड़ियों का क्या ज़बरदस्त कोई इस्तकबाल किया है। तो जाते हुए भी इनके सेरेमनी जो थी वो बहुत अच्छी थी, और अब वेलकम भी देख लें कि क्या बहुत अच्छा, बहुत आला किस्म का हो रहा है। सो नाइस। अच्छा, हमने आपको बताना है कि साइंस की दुनिया में ने इस खबर ने बड़ी हलचल मचाई है कि दूर पार का सैयारा एक सैटर्न या ज़ुहल, इसके एक चांद पर ज़िंदगी के आसार दरियाफ्त किए गए हैं। हमारे लिए खबर इसलिए भी ज़रा शानदार है कि ये इंकशाफ करने वाली बर्लिन यूनिवर्सिटी के चोटी के साइंसदानों की टीम में एक पाकिस्तानी भी हैं, और ऑस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर नौरेज़ ख्वाजा की कहानी बता रही हैं कि बताते हैं आपको कि पाकिस्तानी तालीम और साइंस के मैदान में मेहनत करें तो लिटरली पाकिस्तानी किसी भी मकाम तक पहुंच सकते हैं, और दुनिया जहां तवक्को नहीं करती ना कि पाकिस्तानी इस स्टेज पर भी मौजूद होगा, हम वहां पहुंच चुके हैं और पहुंच सकते हैं। बड़ी मतलब ये भी अनबिलीवेबल सी बात लगती है ना, लेकिन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कितनी बिलीवेबल है, क्या इसका बिल्कुल बैकग्राउंड क्या है। डॉक्टर नौज़ेर ख्वाजा हमारे साथ है। डॉक्टर नौज़ेर, पहले तो सबसे पहले यही क्लियर कर दें कि सैटर्न के चांद पर आपकी टीम को क्या मिला है, और ये किस चीज़ का इशारा है, क्या वाकई वहाँ ज़िंदगी मुमकिन है? जी, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता जाऊं कि ये सैटर्न का एक मून है जिसका नाम एनसेलेडस है, और उसके सरफेस के नीचे एक वाटर ओशन है, यानी लिक्विड वाटर ओशन, और वहाँ पे अबाउट 2004 नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जो था वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए गया था ओवरऑल सैटर्न के सिस्टम के लिए। बट देयर वाज अ ह्यूज सरप्राइज जब हमने ये देखा कि इस एनसेलेडस मून की जो साउथ पोल है, उस साउथ पोल में से गाइजर्स और वाटर जेट्स निकल रहे हैं।
तो दैट वाज क्वाइट स्पेक्टेकुलर डिस्कवरी एट दैट टाइम ना। तो then we continue working on the Cassini data and then finally we found that कि उसके समंदरों के नीचे जहाँ पर समंदर का फ्लोर है जिसको हम कहते हैं कि फ्लोर ऑफ द ओशन, वहाँ पे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जैसे हमारी ज़मीन के समंदरों में हो रहे हैं और वहाँ पे लाइफ मौजूद है, यानी ज़मीन के समंदरों में। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो कि ज़मीन के समंदरों में पाए जाते हैं जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स हमने वहाँ से फाइंड आउट किए हैं। दैट मीन्स कि अभी तक का जो सबसे ज़्यादा हैबिटेबल एनवायरनमेंट, यानी हैबिटेबल एनवायरनमेंट मीन्स एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ज़िंदगी या तो हो सकती है या ज़िंदगी के कंटिन्यू होने के चांसेस हो सकते हैं, वो उस मून पर हैं। और हमने जो डिस्कवर किया है वो आपके सबसीक्वेंट क्वेश्चंस अगर ऐसे हैं तो उसमें मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। डॉक्टर साहब, अब ये तो एक सर्टनली बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बड़ी अचीवमेंट है साइंस के लिए भी। एक और सवाल है जो आपसे यहाँ करना चाहते हैं। पाकिस्तान में यूजुअली जो लोग पैदा होते हैं ना, वो इस तरह के फील्ड्स में नहीं आते बहुत ज़्यादा, और आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ये जर्नी कैसे हुआ, आप कैसे आए और फिर एक ऐसी टीम का हिस्सा बन गए जो लिटरली एक तारीखी डिस्कवरी कर रही है। बेशक जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान में तो इस जो स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत ही मॉडर्न जो साइंस है उसके चांसेस, उसमें पार्टिसिपेट करने के चांसेस तो बिल्कुल नापैद हैं। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो कहते हैं ना कि नेवर गिव अप। तो स्ट्रगल कंटिन्यू रखी और एक जुनून था इस चीज़ का कि भाई हमने ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में कुछ नाम पैदा करना है पाकिस्तान का। बट एज आई सेड देयर वर नो फर्दर चांसेस कि वी कुड डू समथिंग। तो मैं हाइट स्टडीज़ के लिए चूँकि बाहर आया, और बाहर आने पर जो पहली जो अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने अवेल की वो यही थी कि किसी तरह से यहाँ की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाया जाए। और उसके बाद ऑफ कोर्स बीइंग एज पाकिस्तानी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। तो आई वाज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग माय मास्टर्स। डॉक्टर नौज़ेर, बहुत ये इस जगह पहुंच गए हैं आप, बहुत बड़ा एजाज़ है। तो क्या आगे के लिए आपने क्या सोचा है? आई एम श्योर आप यहाँ नहीं रुकेंगे, तो क्या टारगेट सोचा है? जी बिल्कुल, जो काम है इसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि जुपिटर का एक मून है यूरोपा। वहाँ पर नासा का एक मिशन नेक्स्ट ईयर प्लान है, यूरोपा क्लिपर, and I am among a few lucky persons who are associated with that mission as well as a professional affiliate। और वो जो मिशन है उसका टारगेट ही हैबिटेबल एनवायरनमेंट जो है यूरोपा का उसको एक्सप्लोर करने के लिए है। मींस द कंडीशंस फॉर लाइफ, उसको ढूंढने के लिए वो वहाँ पे जा रहा है। इट्स अ वेरी एम्बिशियस मिशन। तो हमारी निगाहें और मेरी एफर्ट जो है वो सारी की सारी उस डायरेक्शन में है। इसके अलावा ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के लिए जो एक थ्योरी पेश की जाती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी कहीं और से ट्रैवल करके आई थी, उसका ताल्लुक जो है वो एस्ट्रॉयड से है। तो मैं जापानीज़ एक मिशन है जिसका नाम है डेस्टिनी प्लस, उसके साथ भी एसोसिएट हूँ जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रहा है एक ऐसे एस्ट्रॉयड की तरफ जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से जो मीटियोर्स थे वो शायद ज़मीन की तरफ आए थे। तो उस थ्योरी को एक्सप्लोर करने के लिए नेक्स्ट प्लान जो है वो इन द पाइपलाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौज़ेर साहब, आपने एक डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव आज हमें दिखाया है। वेरी नाइस। मैं सैटर्न के चांद के बारे में तो अब जाके तफसील से पढ़ूंगा। हाँ, है ना। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।